गुड इवनिंग माय डियर बच्चा लोग। बेटा आज हम शुरू करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी। अरे नहीं रे पगला, फाइनल अकाउंट नहीं पढ़ना बाबू। फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी में हमें चीज़ें जो पढ़नी है वो पढ़नी है बेटा, इशू ऑफ शेयर, उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर। अब बेटा अगर मैंने इशू ऑफ शेयर लिखा हुआ है तो आप मत ये समझिए कि केवल हम इशू ही पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे शेयर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं। तो इशू ऑफ शेयर एंड इशू ऑफ डिबेंचर, फाइनल अकाउंट्स में हमें दो चीज़ें पढ़नी हैं। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो क्या शुरू करने वाले हैं बेटा, आज हमारा दिस इज फर्स्ट लेक्चर और आज हमारा जो पहला टॉपिक शुरू होने वाला है वो इशू ऑफ शेयर्स है। ओके बेटा। और बेटा आज का जो टॉपिक है इशू ऑफ शेयर को हम दो पार्ट में अगर डिवाइड कर दें, ठीक है, तो एक जो पार्ट होगा इसका वो थ्योरेटिकल पार्ट होगा बेटा, और एक जो पार्ट होगा इसका न्यूमेरिकल पार्ट होगा, न्यूमेरिकल। तो पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट को देखेंगे फिर हम बात करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट को, ठीक। अच्छा अभी तो शुरू किया, क्या प्रॉब्लम? वीडियोस शफल हो गए, मतलब 5 बजे आपकी जाएगी, 6 बजे सुजीत सर की जाएगी, 7 बजे आशुतोष सर की जाएगी। कोई दिक्कत नहीं उसमें, बस ख़त्म। इसके लिए क्या, सॉरी बेटा, क्लासेस आप लोगों की थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो थ्योरेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट दो पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक। तो बेटा इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है समझिए। शेयर का मतलब होता है बेटा, अब सुनते जाइए, शेयर का मतलब होता है एक सेक्शन या पार्ट ऑफ अ होल, ठीक। मतलब कि अगर हम बात करें जैसे एक सर्कल है, इस सर्कल का एक सेंटर है, इस सेंटर में ये, तो ये क्या कहलाएगा, शेयर कहलाएगा इस सर्कल का। तो सिंपल सी बात है, शेयर का मतलब होता है सेक्शन पार्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा चीज़ें और समझिए, ये शेयर कौन इशू करता है बेटा, कंपनी इशू करती है। कौन इशू करता है, कंपनी। तो फिर आप पूछोगे ना कि अगर कंपनी शेयर इशू करती है तो क्यों शेयर इशू करती है, क्या होता है शेयर सर, तो सॉरी, उसके पहले हम आपको समझाते हैं कि कंपनी क्या है। तो पहले कंपनीज का इंट्रोडक्शन देंगे, फिर नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस आएगी उसमें हम आपको शेयर का इंट्रोडक्शन देंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को लेके चलेंगे, ठीक है। ओके सर। तो एक बारी बेटा, एक बारी लिख लीजिए चीज़ों को। बैकग्राउंड क्या है हमारा पढ़ने का, बैकग्राउंड क्या है पढ़ने का वो देख लीजिए, लिखिए बैकग्राउंड। बैकग्राउंड सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग शेयर इशूड
पहले हम बैकग्राउंड डाल देते हैं थ्योरेटिकल पार्ट। दूसरा पढ़ेंगे बेटा शेयर इशूड एट पार। तीसरा पढ़ेंगे बेटा शेयर इशूड एट प्रीमियम। फिर बेटा फिर पढ़ेंगे कॉल्स इन एडवांस, लिखते रहिए मेरे साथ, एंड कॉल्स इन एरियर्स। सभी बच्चे लिखते रहें। फिफ्थ हमारे सामने जो हमारे रिकॉर्डर महोदय हैं उनकी एक आदत आपको बता दें आप लोगों को, ठीक है, मोबाइल जो है चलाते टाइम पे पता नहीं क्या उनके मोबाइल में ऐसा है कि वो मोबाइल देख के मुस्कुराते रहते हैं। अच्छा, अच्छी बात है, उनके मुस्कुराने की वजह से हमें कभी फील नहीं होता कि हम कैमरे के सामने पढ़ाते हैं। काफ़ी लोग तो ये बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपकी क्लास में स्टूडेंट नहीं होता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सब माता रानी की कृपा है, बट मैं अपने पर कभी घमंड नहीं करता, इतना टैलेंट पे कभी घमंड नहीं करता है। अब हंसने की ज़रूरत नहीं, दांत ना दिखाइए, ठीक। सुनेगा तो कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर। फिर फॉरफीच, फॉरफीच लिखो सर, आप लिखो पहले, हाँ, फॉरफीच ऑफ शेयर। फिर बेटा री इशू ऑफ फॉरफीच ऑफ शेयर्स। फिर बेटा प्रोराटा अलॉटमेंट। फिर बेटा प्रोराटा अलॉटमेंट के बाद शेयर issued other than cash। फिर बेटा एडवांस्ड प्रॉब्लम। तो ये बैकग्राउंड है। तो हम पढ़ने जा रहे थे इशू ऑफ शेयर्स। शेयर कौन इशू करता है बेटा? कंपनी। तो पहले हमें समझना होगा कंपनी क्या है। फिर अगला लेक्चर हमारा क्या होगा, शेयर क्या होता है, शेयर इशू कैसे होता है, इशू करने का प्रोसेस क्या होता है, 1 by 1। ठीक, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी क्या होती है। ठीक, अच्छा, मैंने आपके लिए कुछ चीज़ें बना के रखी हैं। पिक्चर, डेस्कटॉप, ठीक, ये बेटा थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक, जरूरत पड़े तो लिखते भी रहिएगा। ठीक, आइए जरा समझिए। सबसे पहले बेटा कंपनी की डिफिनीशन देखिए कि कंपनी की डिफिनीशन क्या है। हम लोग कंपनी शुरू कर रहे हैं तो कंपनी की डिफिनीशन देखिए। हैने साहब ने कंपनी की डिफिनीशन क्या दी है? A company is an incorporated association, एक incorporated association है, which is an artificial person। ये एक artificial person है। artificial का मतलब मैं बता दूं कि जिसका क्रिएशन नेचर ने नहीं किया है, अदर देन नेचर ने जिसका क्रिएशन किया उसे आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। क्रिएटेड बाय लॉ, having a separate entity with a perpetual succession and a common seal। मैं हर एक चीज़ का मतलब समझाऊंगा कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी का जो क्रिएशन होता है बेटा वो
लॉ के थ्रू हुई होता है, एक प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस के थ्रू आप कंपनी का क्रिएशन कर सकते हैं। हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ठीक, ये तो हुआ। अभी इसको सबको समझेंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। नोट भी करना होगा तो करिएगा। फिर यही डिफिनीशन आपके कंपनीज एक्ट 2013 में क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 20 नॉट सब सेक्शन, कोई यहाँ पे सब सेक्शन नहीं बोलेगा। क्या लिखा है कि अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। बेटा एक बात बताएं, जो एक्ट के थ्रू डेफिनेशन बनता है वो डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, उस डेफिनेशन को आपको समझना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा कि अ कंपनी मीन्स अ कंपनी, एक कंपनी का मतलब कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, दिस एक्ट का मतलब 2013, जो इस 2013 एक्ट में कंपनी के क्रिएशन के लिए जो प्रोसेस दिया हुआ है, उस प्रोसेस से अगर कोई कंपनी का क्रिएशन हो रहा है तो उसे कंपनी बोलेंगे, या एनी प्रीवियस लॉ। भाई 2013 से भी पहले कंपनीज एक्ट थे, 2013 के बाद भी कई अमेंडमेंट हुए, ठीक है। 2014 रूल आया, 15 आया, 16 आया, 17, जो भी है, थोड़ा बहुत चेंजेस तो हर साल होते रहते हैं। उसके पहले 1956 था, ठीक है। तो अमेंडमेंट टाइम टू टाइम होते रहते हैं, ठीक। अब 2013 कंपनीज एक्ट का ये मतलब थोड़ा ना बेटा कि पूरा का पूरा कंपनी एक्ट बदल गया, नहीं। कंपनीज के जिन जिन सेक्शन में चेंजेस हुआ है उन सेक्शन में चेंज करके कंपनीज एक्ट 2013 आया, और कुछ नहीं। अब देखो बेटा, एनी प्रीवियस कंपनी लॉ सेक्शन 2 क्लॉज 67 में बताया गया। क्या बताया गया? प्रीवियस कंपनी लॉ मीन्स एनी ऑफ लॉ स्पेसिफाइड बिलो। बेटा सिंपल सी बात है, अगर हम एक लाइन में बोल दें तो अगर इतनी चीज़ें आपको ना याद रखनी हो तो एक लाइन में अगर हम बोल दें तो वो लाइन क्या होगा बेटा? वो लाइन ये होगा कि ऐसी कंपनी जो कंपनी एक्ट के तहत बनती है। जैसे बेटा इंडियन कंपनीज एक्ट 1866। अब बेटा पहला जो कंपनीज एक्ट आया था वो 1866 में आया था। उसके पहले जो कंपनीज बनाने का जो प्रोविजन रहा होगा उसके तहत जो कंपनी बनी होगी वो कंपनीज एक्ट मानी जाएगी, या जो इस एक्ट के तहत बनी हो, या जो 82 में कंपनीज एक्ट के तहत बनी हो, 1913 में बनी हो, 1942 में रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर्ड कंपनीज और ऑर्डिनेंस 1942 में, द कंपनीज एक्ट 1956 में, इन सभी में बेटा, इन सभी में ये जितने भी एक्ट आपको दिख रहे हैं इनके अकॉर्डिंग जो भी कंपनी होगी या जो भी कंपनी क्रिएट हुई होगी उसे क्या कहेंगे? कंपनी कहेंगे। तो कंपनी की डेफिनेशन हुई, ठीक। ये चीज़ें अभी आप रहने दीजिए, ये आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेटा बस इतना लिख लीजिए, हैने की डिफिनीशन लिख लीजिए और सेक्शन 220 और 67 यहाँ तक लिख लीजिए। इतनी बातें नोट कर लीजिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। कहने का मतलब कि कंपनीज उसे कहेंगे जो कंपनीज एक्ट के तहत बना हुआ है। अब आगे हैने साहब ने जो कंपनीज की डिफिनीशन दी उस कंपनीज में आप देखिए क्या है, ठीक। फीचर ऑफ कंपनीज सेक्शन 9, फीचर ऑफ कंपनीज सेक्शन 9। तो कंपनी के फीचर क्या है? दिस इज द आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। थोड़ा नोट भी करते चलेंगे बेटा, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, बिना नोट के मज़ा नहीं आएगा। तो ये नहीं कि हम यहाँ पे समझा रहे हैं तो आप नोट नहीं करेंगे, आपको नोट भी करते रहना है, ठीक है। और बेटा अक्सर हमारे साथ यही होता है कि हम न्यूमेरिकल पे ही फोकस करते हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर फोकस नहीं करते। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। आपको न्यूमेरिकल तभी समझ में आएगा जब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपका बिल्कुल तगड़ा होएगा, ठीक। अच्छा
आर्टिफिशियल मतलब अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब कंपनी का जो क्रिएशन होता है, कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ से क्रिएशन होता है। अभी आपने देखा कि कौन कौन से सेक्शन थे, 1866, 1882, फिर 1914, फिर 1956, 1956, फिर 2013, तो वो उसका क्रिएशन लॉ के थ्रू होता है। और लॉ मतलब आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कि इसको किसी ने बनाया है, हमने क्रिएट किया इसको, नेचुरल ये नहीं है। फिर लिखा, ध्यान से सुनिएगा, बाई सैंक्शन ऑफ लॉ अ कंपनी इज ग्रांटेड सर्टेन राइट्स, जो लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी को कुछ सर्टेन राइट्स मिले हुए हैं और इसकी कुछ ऑब्लिगेशन है, ठीक है। इसीलिए 10 कंपनीज एन आर्टिफिशियल पर्सन इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ। भाई जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसके राइट्स और ऑब्लिगेशन दोनों को तय किया गया है कंपनीज एक्ट में। आर्टिफिशियल पर्सन है बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आप लोग पढ़ के आए हैं कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये पढ़ा होगा आपने, लेकिन मैं कुछ बातें आपको यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ। पहला आपने क्या पढ़ा था बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने देखा था कि एक बंदा होता है और जब तक वो बंदा है तब तक बिजनेस चलेगा, बंदा खत्म तो बिजनेस खत्म। अदरवाइज वो उसके बेटे को या किसी को ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन वो बिजनेस लिमिटेड होता है। उस बंदे के जाने से या तो बिजनेस को ट्रांसफ़र करना पड़ता है या तो बिजनेस को बंद करना पड़ता है। फिर हमने पढ़ा बेटा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या था कि 2 बंदे आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा बंदे आ सकते हैं। अब बेटा कैपिटल भी ज़्यादा हो गया, ठीक। लेकिन बेटा पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? मान लो अगर सी कहता हम नहीं रहेंगे बिजनेस में, सी बिजनेस छोड़ के जाए तो भी सारा बुक्स ऑफ अकाउंट फिर से मेंटेन करना पड़ता था। कोई बंदा आ जाए, एडमिशन के टाइम भी चेंज करना पड़ता था, रिटायरमेंट के टाइम भी चेंज करना पड़ता था, डेथ के टाइम भी चेंज करना पड़ता था। तो बड़ा डल एंड बोरिंग प्रोसेस हो गया कि थोड़ी सी भी कुछ चेंज हो जाए पार्टनरशिप फॉर्म में तो फिर से आपको सारी लीगल प्रोसेस वहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक। और वहाँ पे लोग भी लिमिटेड थे पार्टनरशिप में, वहाँ पे आदमी भी लिमिटेड थे। बट कंपनी की फीचर क्या है, कंपनी लोगों से नहीं है, लोग कंपनी से हैं। मतलब बेटा कि लोग आएं जाएं, लोग कंपनी में रहें, लोग ना रहें, किसी कंपनी मेंबर की डेथ हो जाए, कोई रिटायरमेंट ले ले, उससे कंपनी की सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। लीगली वो लोगों के आने, लोगों के जाने से उसकी सेहत पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये है सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। लिखा है द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड आर्टिफिशियल पर्सन नोन बाय इट्स ओन नेम, अपने नाम से जाना जाता है। मेंबर्स कैन नॉट एनी वे क्लेम टू बी द सेम एज दैट ऑफ कंपनी। मतलब कहने का मतलब मेंबर कंपनी के नाम को यूज़ नहीं कर सकते, या मेंबर्स को ये राइट नहीं है कि वो अपने नाम से कोई काम करें। कंपनी लाइबल है अपने नाम से वर्क करने के लिए, ठीक है। चलो तीसरा है बेटा पर्सन नॉट सिटीजन। पहला फीचर है आर्टिफिशियल पर्सन, दूसरा फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट एंटिटी पढ़ा था आपने, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी सेपरेट एंटिटी पढ़ा था, पार्टनरशिप में भी सेपरेट एंटिटी पढ़ा था।
लेकिन कंपनी में आप क्या पढ़ रहे हो, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा बेटा, पर्सन नॉट सिटीजन, कंपनी पर्सन है, सिटीजन नहीं है, ठीक, सिटीजन नहीं है बेटा। सिटीजन जो इंडियन सिटीजन होता है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सम फंडामेंटल राइट्स आर अवेल, तो हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं अगर हम अपने यहाँ के इंडियन सिटीजन हैं, तो वो फंडामेंटल राइट्स यहाँ के जो सिटीजन है, जो ह्यूमन बीइंग है, उनको अवेल होता है। इसीलिए कंपनी को पर्सन बोला गया, ना कि सिटीजन। तो कंपनी पर्सन है ना कि सिटीजन, इसको यहाँ पे डिफाइन भी किया गया है कि अ कंपनी इज नॉट अ सिटीजन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और द सिटीजन एक्ट 1955। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी सिटीजन की जो चीज़ें हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो केवल यहाँ के सिटीजन को मिलता है। और द सिटीजन एक्ट 1955, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अभी बड़ा बवाल चला था CAA में, लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि सिटीजन एक्ट 1955 क्या है, सिटीजन एक्ट नहीं मालूम था, ठीक है। तो इन दोनों के हिसाब से कंपनी पर्सन है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, देखिए मैं रीड कर दे रहा हूँ, द कंपनी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सर्टेन फंडामेंटल्स राइट्स टू इट्स सिटीजन। अ कंपनी कैन नॉट, रुक जाइए थोड़ा सा टाइम दीजिए, इंसर्ट, तो लिखा एंजॉय दोज फंडामेंटल राइट्स विच आर एक्सप्रेसली अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। कंपनी एक पर्सन है बिकॉज जो फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, वो उसके लिए अवेलेबल नहीं है। तो अभी तक आपने तीन चीज़ों को पढ़ा। पहला चीज़ क्या पढ़ा, पहला फीचर क्या पढ़ा बेटा, बोलो, हम नहीं पढ़ाएंगे, हाँ नहीं तो। पहला आपने क्या बोला, आर्टिफिशियल पर्सन। दूसरा बेटा क्या पढ़ा था, सेपरेट लीगल एंटिटी। तीसरा क्या पढ़ा था बेटा, पर्सन होता है नॉट सिटीजन, कंपनी पर्सन होता है ना कि सिटीजन होता है, ठीक। परपेचुअल सक्सेशन, बेटा वही चीज़ मैंने बताया अभी कुछ देर पहले आपको कि चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, अगर मेंबर को कुछ होता है तो उनके ओनरशिप में चेंजेस करना पड़ता है। तो ये ज़्यादा दिन तक इनकी लाइफ नहीं होती, एक मैक्सिमम टाइम बाद। देखो इंसान को तो कभी ना कभी मरना है, और जब तक इंसान है तब तक सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जो उसके मेंबर है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। पता चला सुनामी आ जाए, सब खत्म हो जाए तो कंपनी भी नहीं रहेगी, ठीक है। पूरी धरती खत्म हो जाए तो कंपनी कैसे रहेगी, कंपनी नहीं रहेगी। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है बेटा फॉरसिबल फ्यूचर, फॉरसिबल फ्यूचर कहते हैं बेटा असमाप्त जीवन, असमाप्त जीवन उसे कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। मतलब किसी मेंबर के आने से, किसी मेंबर के जाने से कंपनी कभी बंद नहीं होती। जैसे रिलायंस कंपनी है, ठीक है, तो रिलायंस कंपनी धीरू भाई अंबानी सर ने शुरू किया था, अब उनके बेटे चला रहे हैं, मतलब बेटे हैं उनके डायरेक्टर उसमें, ठीक है। डायरेक्टर मतलब शेयर है, 5 डायरेक्टर हैं उनके, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब उनके बाद उनके बेटे चलाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि रिलायंस कंपनी के अगर मालिक नहीं रहे, धीरू भाई नहीं रहे तो वो कंपनी बंद हो गई। रिलायंस कंपनी, अच्छा कुछ लोग, मैं पूछता हूँ अक्सर बच्चों से कि रिलायंस कंपनी किस नेचर की कंपनी है, तो कहते हैं प्राइवेट नेचर की कंपनी है।
तो बेटा ये रिप्लाई करने से पहले गूगल पे आप चेक कर लीजिएगा कि रिलायंस कंपनी किस नेचर की कंपनी है, ठीक है। फिर बाद में बात करेंगे, जब काइंड्स ऑफ कंपनीज की बात करेंगे तो हम वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। कॉमन सील बेटा, जैसे कि हर एक बंदा जो भी पर्सन है उसका अपना सिग्नेचर होता है। जैसे अगर मुझे साइन करना होता है तो मैं ऐसे साइन करता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं सर ये चेक वाला साइन है, मैंने कहा नहीं बेटा ये चेक वाला साइन नहीं है, तुम लोगों को चेक वाला साइन कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ऑफिशियल सिग्नेचर है, मैं ये ऐसे ही साइन हर डॉक्यूमेंट्स पे करता हूँ, हर जगह पे मेरे साइन ऐसे ही हैं, ठीक। वैसे ही कंपनी की अपनी खुद की सिग्नेचर होती है और उस सिग्नेचर को बेटा क्या कहते हैं, कॉमन सील कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ कंपनी, ठीक है। फिर क्या लिखा है, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड फॉर द डॉक्यूमेंट्स दैट रिक्वायर्ड द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, दैट इज कॉमन सील। सिंपल सी बात है, कॉमन सील का मतलब एक लाइन पकड़ लीजिए क्या हो जाएगा, सिग्नेचर, ठीक। तो चौथा क्या था बेटा, परपेचुअल सक्सेशन। पांचवा क्या था, कॉमन सील था। 6 कैपेसिटी ऑफ सू, मतलब मुकदमा, कंपनी को अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी से कोई दिक्कत है तो कंपनी खुद के कंपनी के नाम से क्या कर सकती है, केस लड़ सकती है, ठीक है। उसके लिए उसको किसी और के नाम की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपनी लीगल अथॉरिटी होती है, वो इसलिए लिटिगेशन में पार्ट ले सकती है। लिखा हुआ है द कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी known by its name and hence all action of the company shall be done its name, ठीक। तो कंपनी अपने नाम से कर सकती है, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा बेटा ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेनली जो 6 पॉइंट तक इम्पॉर्टेंट था, पहला था आर्टिफिशियल पर्सन, वो बता दिया। दूसरा था सेपरेट लीगल एंटिटी, वो बता दिया। तीसरा था पर्सन नॉट सिटीजन, वो बता दिया। चौथा परपेचुअल सक्सेशन, वो बता दिया। पांचवा कॉमन सील। छठा कैपेसिटी टू सू, ठीक है। राइट ऑफ एक्सेस का मतलब कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम से कोई चीज़ परचेज कर सकती है, कंपनी अगर कोई अपनी एसेट या प्रॉपर्टी को सेल करना चाहे तो वो सेल कर सकती है, कोई उसको मना नहीं करेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांसबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब है बेटा कि जैसे हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, फिर उस प्रॉपर्टी को मान लो हम कुछ दिन बाद सेल करना चाहते हैं तो हम सेल कर देते हैं, क्या कोई मुझे रोकता है? नहीं सर, क्योंकि प्रॉपर्टी हमारी है, हम उसको सेल कर देते हैं। उसी तरीके से कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, जैसे अगर हमने शेयर लिया है कंपनी का और हम कल को बेचना चाहें, ठीक है, मान लो हम किसी और को देना चाहें तो वो हम आप उसको बेच सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी को छोड़ के, ठीक, क्यों अभी हम आपको समझाएंगे इस बात को, ठीक है ना। नेक्स्ट, अकाउंट्स एंड ऑडिट। बेटा कंपनीज के जो अकाउंट्स होंगे वो डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से ही रखे जाएंगे और किस हिसाब से नहीं रखे जाएंगे। और कंपनी का जो है ऑडिट के लिए एक अलग से प्रोविज़न है। जब आप सीए इंटरमीडिएट में जाएंगे तो ऑडिट आपका सब्जेक्ट ही है, वहाँ पे ऑडिट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। कंपनी को एज पर कंपनीज एक्ट, सारे जो भी कंपनीज एक्ट में रूल्स हैं उसके हिसाब से अकाउंट्स भी मेंटेन करना है और उसके हिसाब से ऑडिट भी कराना है। सर ऑडिट क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है बेटा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट हैं उनको प्रॉपर मैनर में मेंटेन करना। प्रॉपर मैनर कहाँ दिया हुआ है? एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से उसको क्या करना? मैनेज करना। ठीक है बेटा, तो एक बार देख लीजिए, यहां से देख लीजिए बेटा, यहां से देख लीजिए, ठीक ठीक है। हैने ने क्या कहा था? हैने ने कहा था कि कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद द परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। ठीक, आगे डिफिनीशन
किस सेक्शन में था, देख के नहीं बोलेंगे, सेक्शन 220 2 क्लॉज 20 क्या कहता है कि अ कंपनी इज दैट कंपनी विच इज क्रिएटेड अंडर द लॉ या एक्ट। एक कंपनी वह कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट के तहत क्रिएट होती है। कौन कौन से कंपनीज एक्ट के बारे में बात किया, वो किस सेक्शन में बेटा, सेक्शन 2 क्लॉज 67। क्लॉज वर्ड क्यों बोल रहे हैं, आपके लॉ वाले टीचर ने बताया होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फीचर ऑफ कंपनीज एक्ट सेक्शन 9 क्या फीचर है, आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, पर्सन नॉट सिटीजन, फिर परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, कैपेसिटी टू सू, राइट ऑफ एक्सेस, ट्रांसबिलिटी ऑफ शेयर्स एंड अकाउंट एंड ऑडिट्स। ठीक, तो ये चीजें आपकी हो गई। ठीक, तो 2 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, अगर कुछ नोट करना चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर दिख रहा है तो ठीक है। कितना टाइम हुआ, बच्चे बोर हो जाएंगे, थ्योरी की क्लास है। 10-15 मिनट और ले लें, एक सेक्शन कंप्लीट कर दें। ठीक है बेटा, ज़्यादा देर की क्लास नहीं लेंगे बिकॉज थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन में हमारे बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। ठीक, उनकी आदत है। अगर किसी को मालूम है तो मुझे बताएगा कि ओरिजिन ऑफ कंपनीज वर्ड, कंपनी वर्ड किस वर्ड से बना हुआ है। अब ये मत कह देना फ्रेंच, ज़्यादातर वर्ड जो है फ्रेंच लैटिन से ही निकल के आते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को मालूम है कि कंपनीज किस वर्ड से बना हुआ है तो मुझे कमेंट में रिप्लाई करके बताएं। ठीक, कि कंपनी वर्ड की हिस्ट्री क्या है। ठीक, अब बेटा हो गया 2 मिनट का ब्रेक। ठीक, तुम लोग ब्रेक के टाइम पे गाना वाना चला दिया करें क्या? हाँ, कुछ लोग गाना चलाते हैं, हम भी चला दिया करें हैं कि भाई चला देंगे ना? नहीं, अरे बहुत कुछ होता है सीए वाले बच्चों में। चलो भाई, काइंड्स ऑफ कंपनीज, कितने प्रकार के कंपनी हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक, और नोट भी करते चलिएगा, ये नहीं कि बैठ के बाबा जी की तरह कथा सुनते रहें। ठीक, कॉरपोरेशन के बेसिस पे, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे कंपनी कितने तरीके की होती है। पहली कंपनी है चार्टर्ड, दूसरी है स्टैचुरी और थर्ड है रजिस्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी क्या है? फॉर्म्ड बाय अ चार्टर्ड, मतलब ऑर्डर ऑफ किंग और क्वीन। ऐसी कंपनियां जो राजा और रानी के आदेश पे, भाई जिस टाइम पे कोई लॉ नहीं होता था, एक राजाओं का राज्य होता था, उस टाइम पे वो जो कहते थे वहीं होता था। तो ऐसी कंपनियां जो राजा रानी के ऑर्डर पे इस्टेब्लिश की जाए उन्हें चार्टर्ड कंपनी कहती हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी बेटा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, अब आपको मालूम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आई थी लगभग 16th सेंचुरी के अप्रॉक्स में। क्यों सर? ठीक, और हमारे यहाँ 200, हाँ 1602 में आई थी, और हमारे यहाँ कम से कम उसने 200 साल राज्य किया। और आपको एक बात बताने के अच्छा लगेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को परचेज करने वाला एक इंडियन है। ये प्राउड वाली बात है कि जिसने हमारे ऊपर राज्य किया उसको खरीदने वाला भी एक इंडियन है, और उनका नाम है सुभाष चंद्रा। सुभाष चंद्रा जीटीबी के मालिक हैं। ठीक, तो एक ही कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम चार्टर्ड कंपनी के नाम से बोलते हैं। लिखते भी चलेगा प्लीज। फिर बेटा स्टैचुरीज कंपनी। ठीक, अब स्टैचुरीज कंपनी क्या होती है? स्टैचुरीज का मतलब फॉर्म्ड बाय और अंडर अ
लेजिस्लेचर ऑफ या पार्लियामेंट, ठीक है। कहने का मतलब कि जिसका क्रिएशन पार्लियामेंट में बैठे जो लेजिस्लेचर हैं या जो मेंबर्स हैं उनके थ्रू क्रिएट किया जाए, उसे हम स्टैचुटरीज कंपनी कहेंगे, वैधानिक कंपनी कहेंगे। जैसे कि बेटा LIC, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सच कंपनी विच क्रिएटेड थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड स्टैचुटरी कंपनीज, ठीक है, जो कि स्पेशल रेजोल्यूशन पार्लियामेंट से पास होके बनते हैं, ठीक है। नाम बता दिया मैंने, LIC, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और भी सो ऑन। रजिस्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी किसे कहेंगे? ऐसी कंपनी जो या तो 2013 या दूसरी किसी कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड हुआ हो। ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 या किसी अन्य कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुआ हो ओनरशिप के हिसाब से। गवर्नमेंट कंपनीज और बेटा नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी, अक्सर लोगों को एक डाउट होता है, गवर्नमेंट कंपनी को और पब्लिक कंपनी दोनों को एक ही समझते हैं। भगवान बचाए ऐसे लोगों को कि कहाँ से कौन सा नशा लेते हैं सस्ता वाला, कहते हैं गवर्नमेंट इज इक्वल टू पब्लिक। बेहद ही घटिया और बकवास सा कॉन्सेप्ट है। पब्लिक कंपनी अलग होता है, गवर्नमेंट कंपनी अलग होता है। मैं आपको समझा दूं कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है। बेटा गवर्नमेंट कंपनी का मतलब कि ऐसी कंपनी जिसमें सरकार का मोर देन 50% गवर्नमेंट का शेयर होल्डर हो, मतलब गवर्नमेंट ने उस कंपनी के शेयर्स को, हम लोगों ने शुरू कहाँ से किया था? शेयर से। फिर मैंने आपको बताया था शेयर कौन इशू करता है? कंपनी। तो हम किस पे आ गए थे? कंपनी पे आ गए थे। अब जब हम कंपनी पढ़ा लेंगे तो कल की क्लास में हम क्या पढ़ाएंगे? आपको शेयर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो पहले कंपनी समझिए। तो गवर्नमेंट कंपनी किसे कहते हैं? ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट के मोर देन 50% शेयर एक्वायर हों, गवर्नमेंट ने की हों। अब सवाल ये उठता है कौन सी गवर्नमेंट? बेटा गवर्नमेंट दोनों हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है। अब बेटा मैं आपको बता दूं, लोकल अथॉरिटी को मत लीजिएगा। यहाँ पे कुछ लोग लोकल गवर्नमेंट बोल देते हैं, वो लोकल गवर्नमेंट नहीं होती, लोकल अथॉरिटी होती है। मतलब सर जैसे जो आपकी लोकल अथॉरिटी, जैसे आप किसी सिटी में हैं तो सिटी की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जैसे LDA लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर आप विलेज की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत, ये सब लोकल अथॉरिटी होती हैं। कुछ लोग उसको लोकल गवर्नमेंट का नाम दे देते हैं, मत दिया करिए, फालतू की चीज़ें मत बोला करिए, ठीक है सर। एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि लिखा हुआ है मीन्स नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप कैपिटल। सुनिएगा ध्यान से, स्टेटमेंट बना देता है CA, और स्टेटमेंट क्या बना देगा कि गवर्नमेंट कंपनी किसे कहते हैं? मीन्स नॉट लेस देन 51% ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, 51% ऑफ इशूड कैपिटल। अब बच्चा पेड अप कैपिटल रट के नहीं जाता, बच्चा कॉमन सी बात रट के जाता है 51%। देखता है 51% तुरंत ट्रू नहीं, 51% किसका लेंगे? पेड अप कैपिटल का लेंगे। सर पेड अप कैपिटल क्या होता है? धीरे धीरे बताएंगे, सब एक ही बार में नहीं बताएंगे। ऑथराइज्ड क्या होता है, इशूड क्या होता है, सब्सक्राइब क्या होता है, कॉल्ड अप क्या होता है, पेड अप क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, सारी बातें बताएंगे, 1 बाई 1 बताएंगे आपको, ठीक। तो परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। गवर्नमेंट कंपनी किसे कहेंगे? सर ऐसी कंपनी जिसके कितने परसेंट शेयर? 51% शेयर। किसके?
पेड अप कैपिटल के। पेड अप कैपिटल के कितने? 51%। ठीक, ओके सर आ रहा है समझ में, हमने कहा गुड। और वो कौन हेल्ड किया हो? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना? ओके, जमाई मत लीजिए, मैं समझता हूँ थ्योरी का पार्ट है तो जमाई आ जाता है, बट मत लीजिए। ठीक है, फिर लिखा हुआ पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय वन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कहने का मतलब या तो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या तो 100% स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, तो उसे गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। चाहे तो सेंट्रल और स्टेट दोनों थोड़ा थोड़ा शेयर लगा के उसे क्या कह सकते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। जैसे मान लीजिए 50% ये लगा दिए, 50% ये लगा दिए, तब भी उसे क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी। अगर ऐसा नहीं होता है तो मान लीजिए 30% ये लगा दिए और 21% ये लगा दिए, तब भी उसे क्या बोलेंगे बेटा? गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। तो या तो सारा शेयर कौन लगा दे? सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो सारा इधर और या तो दोनों। ठीक, कितनी बात समझ में आती होगी? सर नॉन गवर्नमेंट कंपनी कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी 1% कंपनी। ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, लाइबिलिटी। बेटा लाइबिलिटी मतलब कंपनी दो तरीके की हो सकती है, एक लिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है, एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है। बेटा बेसिकली अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी मिलती नहीं। लिमिटेड लाइबिलिटी इसीलिए कंपनी का क्रिएशन करते टाइम पे एक सबसे अच्छी चीज़ इसमें जोड़ी गई, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो पहले लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब है? सपोज दैट, अरे पैसा है क्या? नोट एक। ठीक, ये देखिए, ये 500 की नोट है, दिख रहा है। अब मान लीजिए हमने रिलायंस कंपनी के शेयर्स 500 रुपये के खरीदे, तो मेरी जो लाइबिलिटी है वो 500 रुपये तक ही है। अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम कितने तक के लिए रिस्पॉन्सिबल है? 500 तक के लिए। 500 रुपये से 1 रुपये भी ज़्यादा के लिए लाइबिल नहीं है, इसे कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा, पार्टनरशिप में क्या होता था? मान लो पार्टनरशिप में अगर कोई नुकसान हो गया ना, अगर तो पार्टनर्स अपनी पर्सनल प्राइवेट एसेट को बेच के भी चुकता करते थे। और यहाँ तक सुनो, कोई और पार्टनर गलती कर दे तो भी सारे पार्टनर्स भरते थे उसको। आपने सुना होगा वहाँ पे पार्टनरशिप में प्राइवेट प्रॉपर्टी से गलती करे कोई और भरे कोई और, तो वहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, बट यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी है। ठीक है ना? अच्छा चलो भाई, बेटा लिमिटेड भी दो तरीके से होते हैं, एक होता है बाई शेयर, एक होता है बाई गारंटी। शेयर का मतलब हो गया बेटा कि एक जैसे मैंने 500 रुपये का ले लिया है शेयर, तो मेरी लाइबिलिटी इतने तक ही होगी। गारंटी का मतलब क्या होता है? बोलो बेटा। बाई गारंटी। अब कुछ लोग कहेंगे गारंटी का मतलब सर गारंटी देना, कह देना। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक बड़ी पुरानी कहानी है, शायद आपने सुना होगा, प्रवीण सर सुनाते थे। क्या कहानी थी? गारंटी का क्या मतलब होता है? पहले के ज़माने में एक कहानी फेमस थी राजपूतों के लिए। ठीक, राजपूत अगर किसी साहूकार के पास जाता था लोन लेने, तो साहूकार उसे एसेट रखने के लिए नहीं बोलता था। राजपूत से कहता था आप अपने मूंछ का एक बाल रख दो और आपको मैं पैसे दे दूंगा। और साहूकार वो एक मूंछ का बाल रख के राजपूत का उसको पैसे दे देता था, और उस एक मूंछ के बाल के लिए राजपूत वापस आता था, पैसे देता था और बाल अपने मूंछ का लेके जाता था। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे यार, हमसे कोई बोले तो हम पूरा सर का बाल दे दें, हैं पैसे दे दो। बेटा वो कहते हैं ना, वो आन बान शान वाली बात थी। तो वो जो मूंछ का बाल रख के आता था, क्या उसको आप कुछ बेच के रियलाइज कर पाएंगे? नहीं, उसको बोलते हैं गारंटी। गारंटी का मतलब कि मैंने इतने से इस चीज़ को लॉक कर दिया कि ठीक है, फ्यूचर में अगर नुकसान होगा तो मैं इतना भर दूंगा। मैंने इस बात की गारंटी दी है, उसके लिए मैंने कुछ दिया नहीं है, बस मुंह से कह दिया है, इस बात की मैंने गारंटी दी है। तो
दो तरीके का होता है, एक बाय शेयर होता है और एक बाय गारंटी होता है, तो उसको समझते रहिएगा, ठीक है। ओके, अरे बाप रे कितना हुआ भाई, बोलते बोलते यार दर्द होने लगा। अच्छा, उसके बाद बेटा लिस्टिंग। दो तरीके की कंपनी होती है, एक लिस्टेड कंपनीज होती है, एक अनलिस्टेड कंपनी होती है। जो पब्लिक कंपनी होती है उसको किसी ना किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होना पड़ता है। लिस्टेड अनलिस्टेड कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है उसे लिस्टेड कहते हैं, जो कंपनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती है उसे अनलिस्टेड कहते हैं, खत्म। इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक ही चीज़ को हम घुमा फिरा के बात कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सुनो, मेंबरशिप के बेसिस पे पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी। बेटा पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और ओपीसी को मैं कल की क्लास में देखूंगा कि कैसे होता है, ठीक है। आज रहने दीजिए, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो कल की क्लास में देखेंगे पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, ओपीसी क्या होता है, और एक चीज़ और देखेंगे होल्डिंग कंपनी किसे कहते हैं, एक चीज़ और देखेंगे सब्सिडियरी कंपनी किसे कहते हैं, ठीक। तो बेटा एक क्लास हमारी थ्योरी की और लगेगी, ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे। तो पब्लिक कंपनी के बारे में बताना है, प्राइवेट कंपनी के बारे में बताना है, ओपीसी के बारे में बताना है, होल्डिंग कंपनी क्या होता है, सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है, कंपनी, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में नॉलेज आपको देना है, ठीक है बेटा। ओके, तो थैंक यू, एक प्यारी से स्माइल कर दो, थैंक यू सो मच, ठीक। स्माइल कैसे करते हैं, ठीक हो गया, थैंक यू। मिलते हैं कल एक नई उम्मीद के साथ, थैंक यू बेटा।